सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन ओवर सराउंडिंग्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में कोई भी डाउट क्रिएट होता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उसको फुलफिल किया जाएगा, आपके डाउट्स को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ अपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। सो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे, तो इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों जैसा आप यहाँ पे क्या टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पे मैटर इन ओवर सराउंडिंग्स। मैटर का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। मैटर का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या होता है, कोई वॉल्यूम होती है, कोई स्पेस में, उसकी जो स्पेस में कोई जगह है उसको ऑक्युपाई करता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, उसका कोई ना कोई मास होना चाहिए या कोई ना कोई उसका वॉल्यूम होना चाहिए, उसको मैटर बोलते हैं। तो टॉपिक यहाँ पे क्या है, मैटर इन ओवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या हो, हमारे इन्वायरमेंट, आसपास की चीजें। इसमें कौन कौन सा मैटर हमें मिलता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम सारे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आप अपने आसपास देखते हो आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। अपने आसपास कोई चीज देखो, वो वेरिएबल साइज की होती है, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, उनकी शेप्स भी वेरी करती हैं। इसके अलावा उनका टेक्सचर, उनका जो शाइनिंग नेचर होता है, उनका जो बोल सकते हो उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं। कोई छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोई ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, आप देखते हो अपने आसपास। तो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो वो कोई ना कोई मटेरियल से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मैटर बोलते हैं। अब जैसे हम बात करें, जैसे ये पेंसिल है तो पेंसिल किससे बनी हुई है, कोई ना कोई मैटर से बनी हुई है। जिस आपने बुक पे जो पढ़ रहे हो तो बुक किससे बनी हुई है, कोई मैटर से बनी हुई है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो कोई ना कोई मैटर से मिलके बनी होती है। इतना समझ आ गया। जैसे हम कोई हवा लेते हैं या फिर फूड खाते हैं, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है या फिर सैंड जो होता है, ये कहीं ना किसी मैटर से मिलके बनी होती है। तो मतलब ये समझ आ गया कि मैटर जो है इसी से हमारा यूनिवर्स बना हुआ टोटली। तो मैटर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारी स्टडी के लिए। उसके आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अपने आसपास देखते हो तो आपके आसपास हमने बहुत सी वेरिएबल चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो जो आप चीज़ें देखते हो उसका कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई उसका स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है वो। और अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई मास या कोई ना कोई वॉल्यूम तो उसका होगा ही होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैटर बोलते हैं। मतलब मैटर का मतलब क्या हुआ, मैटर वो चीज़ होती है जिसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करी होती है, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है या फिर जिसका कोई ना कोई मास होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, मैटर की जो डेफिनेशन है, मैटर होता क्या है वो समझ आ गया। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, जब से हमारी जो ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, जब से ये ह्यूमन एग्जिस्ट करना शुरू किए इस धरती के ऊपर, तब से ही कहीं ना कहीं मैटर का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा पंचतत्व। पंचतत्व किसको बोलते हैं, पंचतत्व में आता है हमारा एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पंच इंसान जो है पंचतत्व से मिलकर बना होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचतत्व होते क्या है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग चीज़ है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। मतलब या तो एयर या अर्थ या फायर या स्काई या एंड वाटर, इन 5 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिससे वो बनी होगी। इन 5 से मिलकर बनी होती है क्या, हमारा कोई भी लिविंग और कोई भी नॉन लिविंग थिंग बनी होती है। तो यहीं पे क्लासिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट भी पार्ट नहीं है आपके लिए। मेन पार्ट आता है आपका ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 नेचर होते हैं, एक होता है फिजिकल नेचर, एक होता है केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब ये होता है जिसको हम देख के बता पाते हैं कि देखने से, जैसे ये पेंसिल व्हाइट कलर की, हम बोलेंगे हाँ इसका फिजिकल नेचर कैसा है, व्हाइट है। जैसे जिस आप किताब पे पढ़ रहे हो, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, आप उसको पेन ब्लू पकड़ा तो उसका नेचर कैसा है, ब्लू आ गया, फिजिकल नेचर ब्लू है। वैसे नेचर जिसको हम देख के पता कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल नेचर। बट उस नेचर में, जिसके नेचर में हमें केमिकल्स यूज करने पड़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल नेचर उसका। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो हमारा मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, कोई ना कोई पार्टिकल से मिलके बना ही होता है।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, देखिएगा आप, ये एक वाटर की एग्जांपल दिया है। एक वेसल्स में हमने क्या रखा, वाटर के मॉलिक्यूल्स रखे हैं, आप देख सकते हो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालते हैं, इसके अंदर मान लो साल्ट डालते हैं, साल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं नॉर्मली साल्ट, तो साल्ट क्या करेगा, इनके बीच में जो जगह खाली है यहाँ पे साल्ट अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा यहाँ से। तो हमें यहाँ से ये समझ आता है कि जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में, जितने भी पार्टिकल हैं, सबके अंदर कोई ना कोई क्या होती है, स्पेस ऑक्यूपाई होती है, स्पेस उनके अंदर होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होती है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे समझ ली कि मैटर जिससे बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मैटर बना होता है कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस जरूर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये कितने स्मॉल हो सकते हैं या फिर कितने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमने 100 ml वाटर लिया, इसके बीच में हमने क्या डाल दिया, कलरिंग पिगमेंट डाल दिया, कलर डाल दिया इसके बीच में। जैसे इसके बीच में कलर डालेंगे, इसका 10 ml निकालेंगे, इस बीकर से 10 ml निकाल दिया, उस 10 ml को दोबारा से हमने 100 ml में डाल दिया, हम देखें कलर उसका फिर भी पिंक कलर आ रहा है। फिर इस पिंक से दोबारा 10 ml निकालेंगे, दोबारा डालेंगे, दोबारा 10 ml निकाल, दोबारा डालेंगे, तो अब देखो कलर पहले डार्क है, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, इसके बाद और लाइट होता चले जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पिगमेंट हमने डाला, इसका पार्टिकल्स है उसमें। तो यहाँ से ये समझ आता है कि हमारे पास जो जितना भी हमारे पास मैटर होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने कलरिंग पिगमेंट लिया है वो पोटेशियम पर मैंगनेट, ये यूज़ किया हुआ है यहाँ पे इसके लिए। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई होती है उनके बीच में। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स। आई होप इतना समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या खासियत होती है मैटर की। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। आई होप इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि मैटर के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई स्पेस होती ही होती, खाली स्पेस जरूर होती है। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई स्पेस होती होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ने की आपको नीड नहीं है। तो मतलब हमने आपको एग्जाम्पल बता दी, वाटर और साल्ट की बात की थी हमने, आप उस एग्जाम्पल को भी लेके चल सकते हो। इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं दोस्तों। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, मूविंग डायरेक्शन में होते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं वो अपने सोल्यूशन के अंदर। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक्टिविटी, यहाँ पे इसी एक्टिविटी को हम थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये साल्ट के पार्टिकल्स हो गए, ये साल्ट के पार्टिकल्स हो गए, और ये हो गए वाटर के पार्टिकल्स। तो ये साल्ट और वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्टिन्यूसली ये इस डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। कोई ऐसे मूव करेगा, कोई ऐसे मूव करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा। मतलब इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा मूव करते रहेंगे। मतलब ये जो साल्ट होगा ये कहीं नीचे, यहाँ पे क्या होगा, नीचे नहीं बैठ जाएगा, बल्कि क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली सोल्यूशन के अंदर मूव करता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी समझ ली मैटर की क्या होती है। पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैटर होते के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आई होप इतना समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ पे जो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस, दे वुड कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको ध्यान समझना। कोई भी पार्टिकल है, वो चाहे हम है, चाहे पेंसिल है, चाहे वो पेन है, चाहे कुछ भी चीज़ है, अगर वो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, जब वो मूव करता है इसके अंदर एनर्जी कौन सी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा याद रखना कि जब भी पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके अंदर एनर्जी कौन सी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब पार्टिकल क्या होता है, जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, उसके अंदर कौन सी होती है, उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं।
जैसे ही टेम्परेचर को आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का मान लो ये बीकर रखा है हमने और इसके बीच में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नीचे से बर्न करते हैं इसको, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी चीज़ के वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे हीट के कारण तो क्या होगा, मूव करेंगे जल्दी जल्दी। मतलब जब वो मूव करेंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई। वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की हुई है कि जब भी किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, पार्टिकल जल्दी मूव करता है। जब वो जल्दी मूव करता है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। तो मतलब यहाँ पे ये समझ आया, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इनडायरेक्टली इंक्रीज होगी ही होगी। आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं। अब जल्दी से दोस्तों यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में समझ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। डिफ्यूजन मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हमारे मिक्स हो रहे हैं आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन मतलब व्हेन द टू पार्टिकल्स इंटरमिक्स ईच अदर, उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये मैं बता दूं, जैसे आप ये फोटो देख सकते हो, यहाँ पे जो वुमेन्स खड़ी है उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स भी कुछ इसी फॉर्म में रहते हैं। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैं बताऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल एक है, ये दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, चारों पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। और क्या होते हैं, इनकी जो अट्रैक्शन होती है, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर, वो हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये समझ आ गया हमें यहाँ पे। और ये जो अट्रैक्शन होती है, ये जो अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये वेरी करते हैं सोल्यूशन टू सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, वाटर का सोल्यूशन, इसके अंदर NaCl डाल दिया, साल्ट डाल दिया। इसके अंदर जो साल्ट के मॉलिक्यूल की जगह जब कनेक्ट करेंगे, हो सकता है उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो थोड़ी कम हो, बट उसी के बीच में अगर वाटर के अंदर में डाल दूँ क्या, HCl डाल देते, हो सकता है इसमें स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा हो। मतलब ये वेरी करता है कि हम कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं और कितनी देर के लिए इसको बीच में स्टर करवा रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है हमारा छोटा सा टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक आता है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मैटर है ये कितनी तरह का होता है, मैटर की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। दोस्तों जो मैटर होता है हमारे पास तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप का हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है, मैटर होता है। अब इन्हीं मैटर की हमने क्या करने पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, सॉलिड की क्या होती हैं, लिक्विड की क्या होती है और गैस की क्या होती है, उसको निपटाते हैं यहाँ पे। दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, जैसे पेंसिल है, पेंसिल की शेप क्या है, डेफिनेट शेप है। जिस कॉपी पे आप पढ़ रहे हो, जिस कॉपी बुक से आप पढ़ रहे हो, उसकी शेप कैसी, उसकी शेप भी डेफिनेट है। तो मतलब सॉलिड वो चीजें होती है जिसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, जिसकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट होती हैं। जैसे आप इस पेंसिल को देख सकते हो, इस पेंसिल की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता प्रॉपरली। हाँ, अगर फोर्स लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। एंड इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स रहता है। वॉल्यूम जैसे इस पेंसिल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, इसको मैं कुछ भी कर लूँ। इसका मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं इनको अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, इनको प्रेस नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो कर सकते हैं, बट ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाने से इनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। इतना समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। देखो सॉलिड जो होते हैं ये ब्रेक नहीं होते इजिली, सॉलिड जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होते इजिली, बट कब, अगर हम इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो सॉलिड हमारे ब्रेक भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज दी हुई है यहाँ पे कि व्हाट वुड ए रबर बैंड, अभी तो हमने पढ़ा कि सॉलिड जो होते हैं कंप्रेस नहीं होते, बट रबर बैंड देखो वो कंप्रेस हो जाता है। या फिर जैसे आप देखते हो शुगर एंड साल्ट की बात करते हैं, वो उनके बारे में बताओ। या फिर हम स्पॉन्ज की बात करते हैं कि स्पॉन्ज सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, क्योंकि स्पॉन्ज हमें कंप्रेस कर सकते हैं, बट हमने देखा सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलें दी हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट वो सॉलिड होते हैं। दोस्तों स्पॉन्ज की बात करें ना, स्पॉन्ज कुछ इस फॉर्म में होता है,
इसके बीच में क्या होता है, हवा के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स। जैसे हम इसको कंप्रेस करते हैं, इन दोनों तरफ से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फोर्स इस तरफ लगाते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर से हवा के पार्टिकल निकल जाते हैं। तो है तो सॉलिड ही है ना ये, पर जैसे इसको छोड़ेंगे वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे रबर बैंड होता है वो शेप चेंज करता है क्योंकि हमने क्या किया होता है, फोर्स लगाई होती है उसके ऊपर, और जैसे फोर्स हटाएंगे दोबारा से उसी शेप में आ जाएगा। हमने ये पढ़ा अभी। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शुगर और साल्ट की बात भी की हुई है। इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, फिक्स रहते हैं इनकी शेप। बट अभी स्पॉन्ज की बात करें उसके बारे में मैंने को बता दिया, क्योंकि बीच में क्या होता है, माइन्यूट होल्स होते हैं, और उन होल्स में क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो ट्रैप कर जाती है। इतना क्या बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, बात करते हैं लिक्विड स्टेट में क्या होता है। तो सर लिक्विड का मतलब क्या होता है, देखो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड के अंदर क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है। बट लिक्विड के अंदर यहाँ पे दिखना पड़ेगा आपको, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स वॉल्यूम होती है, बट इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, नो फिक्स शेप। इसकी शेप फिक्स नहीं होती, बट वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे इसका वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, इसकी शेप चेंज होने का मतलब क्या हुआ। जैसे वॉल्यूम फिक्स रहता है, मतलब आप एक गिलास वाटर ले लो, उस एक गिलास वाटर को आप जग में डाल दो तो रहेगा तो 1 गिलास वाटर ही ना, वो उसकी क्वांटिटी कम तो ना हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, बट शेप चेंज हो रही है ना। जैसे वो गिलास में कहते हो गिलास की शेप में बना हुआ है, जैसे उसको हम जार में डालते हैं जार की शेप बन जाती है। तो मतलब शेप चेंज हो रही है, बल्कि वॉल्यूम उसका क्या रह रहा है, वॉल्यूम उसका फिक्स ही रह रहा है। ये समझ आया। इसका मतलब ये है कि सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसका मतलब ये तो मतलब कि सॉलिड नहीं रहा। सॉलिड नहीं रहा मतलब क्या हुआ कि ये रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसको फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो गैसेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो डिफ्यूज और ये डिजोल्व हो जाती है वाटर में। आपको पता होगा, जैसे आप कोक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस डाली होती है। उसी तरीके से क्या होता है, हमारे जो लिक्विड होता है इसके अंदर भी कभी कभी गैसेस क्या होती है, मिक्स होती हैं। ये जो गैस होती है स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूरी होती है इसके अंदर डालना, और ये पड़ी होती है लिक्विड्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लिविंग क्रिएचर हमारी दुनिया पे है, उनको कहीं ना कहीं ब्रीथ करनी पड़ती है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ब्रीथिंग तो लेनी पड़ेगी उनको। हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी ब्रीथ लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं, बट वो जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन जो हमारे पानी में क्या हुआ है, वो मिक्स हो चुकी है, उस ऑक्सीजन का वो यूज करते हैं। अगर मैं पानी की बात करें, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये H2O इस पूरे पानी में क्या है, ऑक्सीजन डिजोल्व हुई है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है इसका यूज करते हैं बड़ा ज्यादा। तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। कि जो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब अभी बताया मैंने आपको, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मतलब सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होना बहुत मुश्किल है, बट लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। और इसीलिए लिक्विड से पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। और यही रीजन दिया हुआ है क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्पेस बिल्कुल कम होती है, बट लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे बिल्कुल कंपैक्टली ज्वाइन किए हुए हैं, लिक्विड के केस में थोड़े दूर दूर है और गैस के केस में बिल्कुल ही दूर दूर है। और ये प्लाज्मा केस है, प्लाज्मा केस भी पढ़ेंगे अभी हम। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं गैसीय स्टेट की बात करते हैं। दोस्तों गैसीय स्टेट की अगर मुझे बताओ, क्या उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है? नहीं, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, क्योंकि जैसे हम कंटेनर को ओपन करके तो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। गैस की शेप फिक्स रहती है? नहीं, ये भी कंटेनर के हिसाब से जिसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जो शेप होती है सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, ये कब कब चेंज करती है और कब कब चेंज नहीं करती। दोस्तों आपने अक्सर अपने घर पे देखा होगा LPG सिलेंडर यूज करते हैं हम किचन में। तो LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG गैस हम यूज करते हैं घर पे। तो ये बेसिकली क्या किया होता है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी गैस है, गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे दूर दूर पार्टिकल्स हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ इन दोनों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। इधर से बंद है, इधर से बंद है, तो क्या होगा, क्या गैस के पार्टिकल कुछ पास पास आ जाएंगे? इसको मैं और कंप्रेस करता हूँ तो गैस के पार्टिकल बिल्कुल बिल्कुल चिपक जाएंगे पास पास में। तो मतलब यहाँ पे गैस के पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पे पास आ चुके हैं। तो मतलब जो ये गैस है ना, गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
और जब लिक्विड को कंप्रेस करते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का उल्टा, आप लिक्विड को गर्म करो वो गैस में बन जाएगा, सॉलिड को गर्म करो वो लिक्विड में बन जाएगा, लिक्विड को गर्म करो वो गैस में बन जाएगा। तो इतना तो आपको बेसिक चीजें ये आइडिया पता ही होगा। जैसे आप फ्रीजर में क्या करते हो, बर्फ आप लगाते हो, आइस लगाने की कोशिश करते हो, आप लिक्विड डालते हो, क्या वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? क्यों होता है? क्योंकि वो जो लिक्विड है उस पर कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होता पड़ जाता है, जोर पड़ता है, पार्टिकल्स पास आते हैं उसके। जब पार्टिकल्स पास आते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमने एलपीजी बनाई है, इसी तरीके से हमने सीएनजी बनाई है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमने बनाई हुई है और इसका हम यूज करते हैं, आज के टाइम में फ्यूल यूज करते हैं इसका। क्योंकि देखो दोस्तों, गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं ज्यादा, और इसीलिए क्या होता है, हम गैस को कंप्रेस करने के, देखो इस रूम में अगर गैस भरी हुई है, इस रूम को में गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे, हम क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल को कंप्रेस करके थोड़ा छोटा बना देंगे जिससे कैरी करना आसान हो जाएगा। अब आप घर पे एलपीजी यूज करते हो, वो कितने केजी की होती है? 15 केजी, 20 केजी। बट जैसे उस गैस को ओपन कर दें, उस गैस को बाहर निकाल दें, वो दूर दूर तक जा पाएगी, गैस फैल जाएगी। तो उस गैस को, फैली हुई गैस को इकट्ठा करके एक जगह में डालना, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी स्पेस भी बड़ी ज़्यादा ठीक हो रही है। तो इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने से क्या होता है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है, इसको कैरी करने के लिए आसानी हो जाती है हमारे पास। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जब हॉट, जो गर्म खाना बन रहा होता है, उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक जा रही होती है, बट कोल्ड खाने, ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बता भी दिया है कि जब हमारा खाना गर्म होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, क्योंकि गर्म है, हॉट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पास में होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट किया हुआ है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल दूर दूर तक मूव करेगा। और जब ठंड की बात करते हैं, कोल्ड खाने की बात करते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि उसको हीट ही नहीं किया हुआ, तो दूर दूर तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रीज़न दिया हुआ, इसको देख सकते हो आराम से। यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, देखो यहाँ पे सॉलिड के केस में ये बनाया हुआ है, लिक्विड में क्या दिया हुआ, थोड़ी स्पेस दी हुई है, और गैस में क्या दिया हुआ, थोड़ी स्पेस दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों ये एरो भी दी हुई है, आप देख सकते हो आराम से, ये एरो का मतलब ये इनकी डायरेक्शन दिखाई है। बट आप देखो गैस के फॉर्म में, देखो गैस की डायरेक्शन तो कहीं किसी भी दिशा में जा सकता है वो, इसकी डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, ये कहीं जहाँ मर्जी मूव करे। तो ये हमें फोटो दिखाया हो, काफ़ी अच्छा फोटो है। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक और आता है, क्या ये जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं? क्या इनकी एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं इनको? जैसे सॉलिड है, क्या इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड है इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो हमने पढ़ा, जैसे आप फ्रीजर में एक लिक्विड लगाते हो, वो किस में कन्वर्ट, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि एक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास एक सॉलिड है, आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन को आप हीट कर रहे हो, 90 डिग्री पे हीट किया, वो मेल्ट नहीं होगा। 91 पे किया, वो मेल्ट नहीं हो रहा। 92, 93, 94, 95 पे जाके मेल्ट नहीं हो रहा। जैसे ही आपने टेम्परेचर 96 किया, वो मेल्ट कर गया। तो मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर कितना है? वो मिनिमम टेम्परेचर क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर आपका 96। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जो आप देते हो, तो उससे सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी का थोड़ा अपोजिशन केस कर देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दोस्तों आपने एक पानी को गर्म कर रहे हो, आपने 95 पे गर्म किया, बॉईल नहीं हुआ। 96, 97, 98, 99 बॉईल नहीं हुआ। बट जैसे ही आपने 100 डिग्री दिया, वो टेम्परेचर क्या करे, उसका राइज करके वो बॉईल करना शुरू कर दिया। मतलब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द आइस टेम्परेचर सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे फोटोग्राफ में आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइस बनी हुई है। आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इतना तो पता ही आपको। तो सर ये जो हमारी जो आइस मेल्ट हो रही है लिक्विड में, ये मेल्ट क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं से इसको हीट मिल रही होगी, तभी ये क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। क्या वो हीट आपको दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट
या फिर लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वो हीट होती है जो पार्टिसिपेट तो करती है बट हमें दिखती नहीं है, हिडन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी उल्टा बात कर लूं, जैसे मैं इस वाटर को क्या करूंगा, मैं फ्रीज करने की कोशिश करूंगा, ठंडा करने की कोशिश करूंगा, तो पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे। जब पार्टिकल कंप्रेस होंगे तो जो इसने एनर्जी को गेन किया हुआ था, जो ये हिडन हीट को इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये इस हीट को क्या करेगा? एमिट करेगा, बाहर की तरफ एमिट करेगा। वही चीज यहां पे क्या हो जाएगा, वो जो हिडन हीट इसको मिली थी, अब वो हिडन हीट बाहर चली जाएगी। आपने तो कंसेप्ट पढ़ा ही है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। वही चीज यहां पे यूज की जा रही है कि जो ये हिडन हीट है वो यूज होगी, बट जब इसको हम कूल करेंगे तो हिडन हीट क्या हो जाएगी? यहीं से अलग हो जाएगी। तो ये हिडन हीट का कंसेप्ट यहां पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया। हिडन हीट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हो लिक्विड में तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जब आप सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हो? लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। दोस्तों जब आप 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, 1 kg सॉलिड, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। याद रखना कि जब हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, बट सॉलिड कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। और इसी का उल्टा, जब हम 1 लीटर लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल। और मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट तो बता दिया क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका कूलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा याद रखना आप कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सॉलिड लिखा हुआ है, जैसे हम इसको हीट करते हैं लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस बन जाएगा। इसी का उल्टा, गैस को कूल करेंगे वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ये आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। अब इसके ऊपर बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे, पेपर में हर साल यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इसके। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किसमें? लिक्विड में। अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं उसको? फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। और जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैस में उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस से हम सॉलिड में आते हैं उसको बोलते हैं डिपोजिशन। जब गैस से हम लिक्विड जाते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से गैस में आते हैं उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ये कुछ 6 टर्म्स है आपके पास, इनको आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपरली। आई होप इतना समझ आ गया। अब यहां पे दोस्तों क्या दिया हुआ है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है? प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अभी इसके बारे में डिस्कस कर भी लिया हुआ है। जैसे आप ये जार देख सकते हो, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बनाई हुई है, यहाँ पे इसके बीच में गैस रखी हुई है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, गैस के पार्टिकल दूर दूर है, जोर से प्रेस करेंगे गैस के पार्टिकल दूर दूर पास आ जाएंगे, और जोर से प्रेस करेंगे तो गैस के पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मतलब ये जो गैस के पार्टिकल थे, ये कौन किस फॉर्म में थे? गैस की फॉर्म में थे। ये थे लिक्विड की फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म में बन गए? सॉलिड की फॉर्म में बन गए। मतलब गैस के पार्टिकल को जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी जो स्टेट है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो यही आपको याद रखना चाहिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जब गैस पे पड़ता है तो क्या होता है, प्रेशर जब लिक्विड पे पड़ता है तो क्या होता है, प्रेशर जब सॉलिड पे पड़ता है तो क्या होता है। ये समझ आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है यहाँ पे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है दोस्तों? ड्राई आइस दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं हम किसको? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। थोड़ा याद रखना आप, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है, इवेपोरेशन का टॉपिक आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इवेपोरेशन का। दोस्तों इवेपोरेशन क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। बट वेपराइजेशन किसको बोलते हैं फिर? दोस्तों वेपराइजेशन होता है जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे आपको पता है सन रेज आ रही होती है, धूप आ रही होती है, क्या धूप पे आपका बकेट अगर पानी में बाहर रखी हुई है धूप में, क्या बकेट का पानी कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या सन से टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर आ रहा है? नहीं, वो टेम्परेचर 30 है, 40 है, 45 है, फिर भी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहां पे ये हुआ कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं।
इतना समझ आ गया आपको? आगे देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को ज़्यादा करते हैं। ऐसे यहाँ पे आपकी बुक पे कितने फैक्टर दिए हैं? 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे देखो, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो, आपने गिलास में पानी लिया हुआ है, उस गिलास को पानी को गिरा दो नीचे, तो पहले इवेपोरेशन को पहले कौन पानी सूख जाएगा? वो ऑब्वियसली जो सरफेस पे पानी गिरा वो सूख जाएगा जल्दी। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया हुआ। तो दोस्तों जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है? इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। तो पहला फैक्टर ये आ गया। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों? यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी, वो मूव जल्दी करेंगे। इससे क्या होगा? वो कपड़ों से, जैसे आपने कपड़े सुखाने पे डाल रखे हुए हैं, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। तो मतलब अगर हम हीट टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन का जो रेट है वो तेज हो जाता है। इसके अलावा लिखा हुआ है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी दोस्तों, इससे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। तो इसके बारे में आप समझ सकते हो। और लास्ट में लिखा हुआ है इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अगर दोस्तों हमारे पास विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे जल्दी? क्योंकि क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी उस पार्टिकल को, पार्टिकल स्प्लिट कर जाएगा दो हिस्सों में। तो मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास विंड की स्पीड ज़्यादा है, अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया ज़्यादा है, इससे क्या होता है? इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है? जो इवेपोरेशन होता है वो कूल कैसे कर जाता है हमें? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप एक बीकर लेते हो, इस बीकर में आपने क्या रखा? पानी रख दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है? यहां से सनरेज आ रही है। सनरेज क्या करेंगे? इस पानी के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे। पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया। अब जब ये पानी इवेपोरेट हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे खाली स्पेस बन गई, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो चुका है ना। तो क्या होगा? सराउंडिंग का पानी इसको क्या करने, कवर करने आएगा। यहाँ पे जैसे सराउंडिंग का पानी कवर करने आएगा, स्पेस को फिल करने आएगा, तो इससे क्या होगा? सराउंडिंग हमारी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यही होता है बेसिकली क्या? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यू टू द इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन में एनर्जी लॉस हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए क्या होगा? सराउंडिंग से क्या आएगा? सराउंडिंग से एनर्जी आएगी। और इससे क्या होता है? इससे जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, इससे सराउंडिंग हमारी ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। और इसी के ऊपर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं। जैसे आप देखते हो, आप अपने हाथ पे एसीटोन डालते हो। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर। जैसे अपने हाथ पे एसीटोन डालते हो, वो एसीटोन इवेपोरेट करता है, तो यहाँ आसपास से क्या हो रहा है? उसको स्पेस कवर करने के लिए, उसकी जो एनर्जी लॉस हो चुकी है उसको कवर करने के लिए एनर्जी आएगी आसपास से। इसीलिए क्या होता है? हमारे जो आसपास का सरफेस होता है यहाँ पे क्या होता है? ठंडा महसूस होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है यहाँ पे। इतना समझ आ गया? इसी तरीके से हम समर में जो क्या होते हैं, वो हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि देखो समर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर होता है इसका, वाटर का। जैसे हमारी स्वेटिंग आती है तो क्या होता है? कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कॉटन एब्जॉर्ब करता है उसको, धूप तो कॉटन के ऊपर पड़ेगी, तो कॉटन क्या करेगा? वहां से इवेपोरेट करेगा। जैसे कॉटन इवेपोरेट करेगा तो सराउंडिंग से उस जगह पे कवर करने के लिए हवा आएगी, तो क्या होगा? उस जो कॉटन होगा वो हमें ठंडा फील करवाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि सर्दियों में, गर्मियों में क्या होता है? जैसे आपने क्या किया हुआ, एक गिलास लिया हुआ है, इस गिलास में जैसे ठंडा पानी डालोगे तो आप देखो इसके बाहर बाहर क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट से क्या होता है? ड्रॉप्स बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जैसे हमने वाटर के अंदर ठंडा पानी डाला, कोल्ड वाटर डाला, इसके आसपास जो मॉइस्चर है, गिलास के आसपास मॉइस्चर, वो मॉइस्चर जैसे ही इस गिलास का टकराएगा तो अचानक से कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ आपका टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे, जो फर्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस, मतलब कि मैटर इन अवर सराउंडिंग। काफी सिंपल सा चैप्टर था। इसमें कोई भी डाउट क्रिएट होते हैं आप अभी कमेंट्स में बता सकते हो, उसको पूरा किया जाएगा। सो इसी तरीके से हम आने वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर को भी खत्म करने वाले हैं, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, इस तरीके से पूरी साइंस को हम खत्म करेंगे। इसी तरीके से हम मैथ को भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी, हमने हिस्ट्री की भी वीडियो स्टार्ट करी हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हो। अगर चैनल में पहली बार दोस्तों विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। सो इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक लिए देखते रहिए काई क्लासेस।